अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम करने लगे हैं स्टार्ट सीएनएस पैथोलॉजी। मैं ओवरऑल आपको पूरी सीएनएस पैथोलॉजी नहीं करूँगी बिकॉज ये उतनी ज़्यादा जाहिर सी बातें नहीं आती होती एग्जाम में, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा हाई यील्ड टॉपिक्स हैं हम जरूर कवर करेंगे। और ट्यूमर्स खास तौर पे ना सिनेरियो जब आते हैं तो आप ट्यूमर्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि है कौन सा, ठीक है। और उनमें दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो आपको डायग्नोसिस पूछते हैं डिजीज़ का सिनेरियो देके, और दूसरा वो पूछते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो आपको मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब बात वही आती है कि हमारे से सारी मॉर्फोलॉजीज मिक्स हो जाती है, हम याद कैसे रखें। तो हमेशा याद रखना कुछ करेक्टरिस्टिक वर्ड्स होते हैं हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड, और हमने उन्हीं पे ध्यान रखना होता है, फोकस करना होता है, बाद में उन्हीं को एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा, अब वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्यूमर्स पहले कराऊंगी, उसके बाद हम कुछ और बातें भी करेंगे, मेनिंजाइटिस वगैरह। लेकिन पहले जरा सा ना आपको कुछ टर्म्स से आइडेंटिफाई अपने आप को करना जरूरी है, कुछ टर्म्स का आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि वो बार बार मॉर्फोलॉजी में रिपीट होंगी। अगर वो आपको नहीं आएंगी तो आपको ना कोई बात समझ में आएगी ना कोई चीज़। और दूसरी बात, ये टर्म्स आपके एमसीक्यूज में भी आती होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी आर हैविंग न्यूरोनल इंजरी। याद रखना न्यूरोनल इंजरी और को हम एज अ होल न्यूरॉन लेते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, एंड आपको पता है कि हमारे पास उसके सेल बॉडी के साथ एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। ये अपनी आपकी पूरी न्यूरॉन है। तो जब कभी न्यूरोनल इंजरी होगी तो इन जनरल हम ये कहते हैं कि हमेशा न्यूरोनल इंजरी में जो सेल इंजर होगा वो श्रिंक कर जाएगा साइज में, उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, यानी पिक्नोसिस हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। और निसल सब्सटेंसेस भी हमें उसमें नजर नहीं आएंगे। निसल सब्सटेंसेस निसल ग्रेन्यूल्स से बेसिकली छोटे छोटे राइबोसोम टाइप सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूरोनल इंजरी के रिजल्ट में हमेशा जिस तरह कोई चीज इंजर होती है तो वो टूट जाती है, तो ये होगा सेल श्रिंक करेगा और न्यूक्लियस जो है वो टूट जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा। जबकि एक्सोनल इंजरी जब होती है ना, यानी एक्सॉन्स आपकी इंजर होंगी अलग से, तो आपका पहले सबसे शुरू में मतलब जो इसका चेंज आता है वो ये कि सेल इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज होने के बाद उसका न्यूक्लियस जाहिर सी बात है कि अपनी जगह पे तो नहीं रहेगा, न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाता है और न्यूक्लियोलस इनलार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूरोनल इंजरी में चेंजेस आएंगे वो छोटे छोटे वाले आएंगे और एक्सोनल इंजरी में बड़े बड़े आएंगे। इसकी क्या बेसिस है, पैथोलॉजिकल बेसिस, फिलहाल उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी याद रखनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में जो चीजें आती हैं, ठीक है। बहरहाल याद रखने का क्या तरीका है, न्यूरोनल इंजरी में छोटी है, एक्सोनल इंजरी ए से शुरू होती है, इसमें जरा बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा सेल शुरू में बड़ा होता है, स्वेल होता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है, निसल सब्सटेंसेस भी साइड पे पुश हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेटर ऑन सबने डिसइंटीग्रेट ही करना है। ऐसा नहीं है कि ये इंजर होकर बड़ा हो जाएगा और बड़ा कोई बादशाह बन के रहेगा, ऐसा नहीं होता। करना इसने डिसइंटीग्रेट ही, इंजरी का तरीका होता है हर किसी का अपना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। इसको जो तरीका होता है ना ये एक्सोनल इंजरी का, उसमें सेंटर से न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाता है और निसल सब्सटेंसेस यानी निसल ग्रेन्यूल्स भी साइड पे चले जाते हैं। उसको कहते हैं हम सेंटर क्रोमेटोलाइसिस, ठीक है। कि आपका जो क्रोमेटिन मटेरियल था, जो न्यूक्लियस था, वो सारा साइड पे चला गया और सेंटर खाली हो गया। तो आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि ये आपका आता होता है वर्ड बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने पढ़ा होगा, हमने पहले भी बातें पढ़ी हुई है, कुछ होती हैं हमारे पास डिजीजेस ऐसी जिनमें सेल के अंदर पर्टिकुलर किस्म की इंक्लूजन्स बन जाती हैं। ये आपके एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आती हैं और आपको इस तरह एक जगह लिखी भी कहीं भी नहीं मिलेंगी, मतलब आपकी बुक में नहीं मिलेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, जो कि एमसीक्यू में खासतौर पर आती होती हैं। याद रखनी है आपने, ठीक है। आपको एज रिलेटेड जो आपको इंट्रासेलुलर इंक्लूजन्स मिलती हैं वो है लाइपोफस्किन, ठीक है। लाइपोफस्किन इज एज रिलेटेड, सेनाइल चेंजेस होती हैं जो आपके ओल्ड एज में लाइपोफस्किन आती है, ठीक है। ये सारे आपके एमसीक्यू में आते हैं, याद रखनी है। देन हमारे पास जो नेगरी बॉडीज हैं ये रेबीज के साथ एसोसिएटेड है। रेबीज आपको पता है वायरस इन्फेक्शन होता है, डॉग बाइट से होता है, उसमें नेगरी बॉडीज आपको मिलती है सीएनएस में। ये सारी सीएनएस की इंक्लूजन है। अच्छा, उसके बाद जो आपका साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन होता है उसमें आपको सीएनएस की जो न्यूरॉन्स है उसमें आउल्स आई इंक्लूजन हम उन्हें कहते हैं। वो इस तरह पेयर होती हैं जैसे उल्लू की आंखें होती है ना, आउल्स आई अपेयरेंस, तो आउल्स आई इंक्लूजन उनको कहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स हैं ये आपको अल्जाइमर में मिलते हैं। टॉ जिसको प्रोटीन्स आप कहते हैं, टॉ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, अल्जाइमर में। लेवी बॉडीज आपको पर्टिकुलरली पार्किंसंस में मिलती हैं। ये दोनों डिजीजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सीएनएस में भी आपने करनी है। और कोल्ड्री पॉसेज आपको हर्पीस के इन्फेक्शन में मिलती है। तो ये आपके एमसीक्यू में आने वाली चीजें, इनको याद रखना। अब अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात हम अगली करने लगे हैं जिसपे सारे ट्यूमर्स बहुत ज्यादा बेस करते हैं, वो है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स नाम से आपको याद है स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, जो कि हमने कहा था कि जब भी सीएनएस में कोई इंजरी होती है तो वहां पर रिपेयर करने की, और अगर रिपेयर ना हो सके तो स्कार के बनने के लिए इनका काम होता है। मतलब देयर टाइप ऑफ, हमने पढ़ा था ना कि सीएनएस में हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो है, और दूसरे हमारे ग्लायल सेल्स हैं, सॉरी
तो जो ग्लाइल सेल्स हैं बेसिकली दे आर द हेल्पिंग सेल। ग्लाइल सेल्स हमारे जो न्यूरॉन्स के हेल्पिंग काम होते हैं वो करते हैं। ग्लाइल सेल्स में वी हैव एस्ट्रोसाइट्स, हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लाइल सेल्स हैं और एपेंडाइमल सेल्स हैं। वो सारे ग्लाइल सेल्स हैं जो कि हेल्प कर रही है, ठीक है। और उसमें ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये काम करते हैं कहीं भी इंजरी हो तो वहां पर रिपेयर का और वहाँ स्कार फॉर्मेशन का, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमारे पास क्या होता है, जो ये काम है ना इनका रिपेयरिंग और स्कार फॉर्मेशन का, उस काम को हम ग्लायोसिस कहते हैं। मतलब ये जो पूरा काम ये लोग कर रहे हैं इसको ग्लायोसिस कहते हैं। एस्ट्रोसाइट्स नेचुरली ही थोड़े से स्टार शेप्ड होते हैं। स्टार शेप्ड ये नहीं कि बिल्कुल सितारा बना हुआ होता है, बेसिकली इनके प्रोसेसेस होते जो इस तरह से निकले हुए होते हैं सेल से बाहर, इसलिए इनकी अपीयरेंस स्टार जैसी आ रही होती है, तो इसलिए इनको हम एस्ट्रोसाइट कहते हैं। एस्टर स्टैंड्स फॉर स्टार, ठीक है। अच्छा, ग्लायोसिस तो इनका काम हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि जब कभी भी ये बहुत अपना काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये कि उस वक्त ये हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हुए होगी। जब भी किसी जगह पर न्यूरॉन्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंजरी होती है किसी भी किस्म की, तो एस्ट्रोसाइट्स वहां पर आएंगे फौरी तौर पर रिपेयर करने के लिए। और जाहिर सी बात है, हमने कहा कि जब भी किसी सेल की चीज की जरूरत ज्यादा होती है वो अपने आप को बड़ा भी करती है और ज्यादा भी करती है। तो एस्ट्रोसाइट्स की हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इनका सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है, ब्राइट पिंक कलर का हो जाता है, इनका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है, वेसिकुलर भी हो जाता है और ये बड़े बड़े से अपेयर होते हैं। उस कंडीशन में इनको हम कहते हैं जेमिस्ट्रोसिटिक एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। ये आप लफ्ज बहुत जगह मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसको अपने जहन में रखना है कि जब जेमिस्ट्रोसिटिक एस्ट्रोसाइट का लफ्ज आए इसका मतलब ये है कि कहीं इंजरी हुई है और एस्ट्रोसाइट वहां पर एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो क्रॉनिक इंजरी के केसेस होते हैं जिसमें एस्ट्रोसाइट्स को मुसलसल काम करना पड़ता है, उनमें ना ये जो इनके प्रोसेसेस होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जेमिस्ट्रोसिटिक एस्ट्रोसाइट में तो वो बड़े होते हैं लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं और उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक इंजरी के किस्से होते हैं जिनमें एस्ट्रोसाइट्स मुसलसल काम कर रहे होते हैं उनमें प्रोसेसेस उनके बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं और आपस में स्ट्रिक्टली ना इंटरवोवन हो जाते हैं प्रोसेसेस उनके। उसको हम कहते हैं फिब्रिली एस्ट्रोसाइट्स, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस है ना एस्ट्रोसाइट के वैसे लगते हैं जैसे फाइबर्स डिपॉजिट हो गए, हालांकि वो इनके प्रोसेसेस ही होते हैं लेकिन वो क्रॉनिक इंजरी में क्रॉनिकली एक्टिव रहने की वजह से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन्स के एग्रीगेट्स बन के ना इनके दरमियान में ऐसे डिपॉजिट होने लग जाते हैं। वो जो प्रोटीन के एग्रीगेट्स बन जाते हैं उनको हम रोजेंथल फाइबर्स कहते हैं। ये दोनों टर्म्स आपकी मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा आएंगे, इनको याद रखने, ठीक है। कि रोजेंथल फाइबर्स तब आएंगे जब कोई क्रॉनिक या फिर लॉन्ग टर्म इंजरी है जिसमें प्रोटीन की डेपोजिशन होगी विद इन द एस्ट्रोसाइट्स और फिब्रिली एस्ट्रोसाइट्स किसी भी क्रॉनिक इंजरी में रिपेयर करने के रिजल्ट में बनते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं न्यूरॉन्स के गिर्द। उनकी कोई खास मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न नहीं है, बस इतना याद रखना है कि वो माइलिन शीथ बनाते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट सेल्स है माइक्रोग्लाइल। माइक्रोग्लाइल वो सेल्स हैं जो कि आप समझ लें कि मैक्रोफेजेस हैं हमारे। आपको पता है मैक्रोफेजेस क्या काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। जहां कहीं भी उन्हें पता चलता है फॉरेन एंटीजन आया है, फॉरेन एंटीजन आता है तो वहां पर मैक्रोफेजेस पहुंच जाते हैं और उस एंटीजन को खा लेते हैं और खा के फिर उसको हजम कर जाते हैं ताकि वो एंटीजन नुकसान ना कर सके। माइक्रोग्लाइल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस जो कि सीएनएस में प्रेजेंट है। जब भी सीएनएस में कोई फॉरेन एंटीजन को आते हुए देखते हैं ना, किसी भी इन्फेक्शन, एंटीजन कब आएगा, जब कोई इन्फेक्शन होगा, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल कुछ भी, तो इन्फेक्शन जब होगा माइक्रोग्लाइल सेल्स वहां पर पहुंचेंगे और मैक्रोफेजेस बन जाएंगे। और मैक्रोफेजेस जब ये बन जाते हैं ना तो ये जाहिर सी बात है एक्टिव होते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनका साइज बड़ा हो जाता है और ये वहां पर अपना काम एक्टिवली करने लग जाते हैं। यही माइक्रोग्लाइल सेल्स जो स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शन होगा तो लॉन्ग हो जाएंगे और इनके न्यूक्लियाई भी ऐसे रॉड शेप हो जाते हैं। उस केस में हम ये रॉड, इनको हम कहते हैं रॉड सेल्स, ठीक है। जो आपके माइक्रोग्लाइल सेल्स इन लॉन्ग हो जाते हैं और न्यूक्लियाई भी अपना लंबा कर लेते हैं बिकॉज ऑफ स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शन, उनको हम रॉड सेल्स कहते हैं। और जब ये बहुत सारे रॉड सेल्स ऐसे आपस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंटीजन के आसपास, उसको हम कहते हैं माइक्रोग्लाइल नोड्यूल। ये लफ्ज भी आप बहुत जगह पढ़ेंगे तो आपके जहन में फौरन क्लिक करना चाहिए कि बेसिकली आपके माइक्रोग्लाइल सेल्स हैं जो किसी इन्फेक्शन के रिजल्ट में यहाँ पर आ गए हैं और इन लॉन्ग मतलब लॉन्ग शेप में। और हमारे पास ये माइक्रोग्लाइल नोड्यूल्स जो हैं, जब ये आपके किसी भी इंजर्ड न्यूरॉन, यानी कि सपोज मेरे पास एक वायरस आया था, वायरस ने मेरी, ये न्यूरॉन है, वायरस ने आके इस न्यूरॉन को इंजर किया यहाँ से और ये माइक्रोग्लाइल नोड्यूल्स फौरी तौर पे आए और इसके इर्द गिर्द उन्होंने पूरा एग्रीगेशन बना दिया। अब इस एग्रीगेशन ऑफ द जो हमारे पास ये वाले माइक्रोग्लाइल सेल्स है, इसको तो मैं कहूँगी माइक्रोग्लाइल नोड्यूल है। और ये पूरा का पूरा ये जो मेरे पास बन गया जिसमें माइक्रोग्लाइल नोड्यूल भी प्रेजेंट है और साथ वायरस है जिसने न्यूरॉन को इंजर किया हुआ है, इस पूरे को मैं कहूँगी न्यूरोनोफेजिया। न्यूरोनोफेजिया का वर्ड भी आपका बहुत दफा आएगा तो आपने याद रखना कि दिस इज बेसिकली योर इंजर्ड न्यूरॉन अलॉन्ग विद द माइक्रोग्लाइल नोड्यूल्स, ठीक है। और आखिर में आपके होते हैं एक एपेंडाइमल सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं आपका CSF फ्लूइड, ठीक है। उसमें भी कोई खास उनका पैटर्न, ये बातें यहाँ पर खत्म करते हैं। अब अगले पार्ट में हम ट्यूमर करेंगे, तो कोई मसला हो कि नाज़मीन, थैंक यू।